कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहाँ पर आज हम सीखेंगे आपका सबसे लास्ट चैप्टर साझेदारी का लास्ट चैप्टर चैप्टर 6 साझेदारी का विघटन या फर्म का समापन। ठीक है, साझेदार का भी समापन होता है, फर्म का भी समापन होता है। यहाँ पर हमने बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताए हैं जो 8 नंबर के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताए हैं जिसमें सिर्फ पंजी पुष्टि होती है। उसी सीरीज़ को हम आगे आज बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कवर करेंगे। आपके ही चैप्टर साझेदारी फर्मों का समापन चैप्टर 6 के पहले क्रियात्मक प्रश्नों को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर हम 27-28 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। आज हम छोटे प्रश्न बनाएंगे जो कि 4 से 3 नंबर के होते हैं, मतलब 3 नंबर कम से कम, अधिक से अधिक 4 नंबर के। ठीक है, देखिए, पंजी पुष्टि करना है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। प्रश्न पढ़ के आपको पहले मिल जाना चाहिए पढ़ते ही कि उसमें पंजी पुष्टि करना है कि नहीं करना है। जैसे यहाँ पर बोला है, एक फर्म के विघटन की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पंजी पुष्टि कीजिए। अब इसमें पढ़ के देखते हैं क्या, जैसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पर बताया वैसे यहाँ पर बताया गया है क्या। तो समस्त दायित्व एवं वसूली खाते में हस्तांतरित करने तथा विभिन्न परिसंपत्तियों तीसरे पक्ष को किसी फर्म के विघटन पर निम्न लेन देनों के संबंध में रोजनामचा पुष्टि दीजिए। ठीक है, यहाँ भी बोला गया पर काफ़ी एंड में पता चला। ये तो फिर कुछ ज़्यादा ही धुंधला है, ये तो फिर कवरेज क्षेत्र से बाहर है, समझो इसको। इसका आधा हिस्सा इधर है जहाँ पर बोला है रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो हमने देखा तीनों ही प्रश्न में बोला गया पंजी प्रविष्टि कीजिए, करते हैं। मैंने आपको समझाया था, वसूली खाते का जब पंजी प्रविष्टि करेंगे तो एक तरफ आपका रोकड़ होता है, दूसरे तरफ आपका वसूली खाता होता है। ठीक है, तीसरे में एंट्री हो सकती है साझेदारों का। किसका हो सकता है? साझेदारों का। बाकी फिर किसी का एंट्री इसमें नहीं करते। ठीक है, पैसा आया तो रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से, पैसा गया तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। किसी भी संपत्ति को कोई साझेदार लेता है, ठीक है, तो साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से ये होना है। किसी खर्चों का भुगतान साझेदार खुद करेगा तो वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से ये होता है। तो कुल मिलाकर के वसूली रोकड़, रोकड़ वसूली, इसकी पंजी पुष्टि होती है। तो तीनों ही काफ़ी सरल हैं। चलिए मैं आपको डिटेल से और धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, एक अपलिखित संपत्ति से वसूल हुआ 1500 रुपये। संपत्ति से वसूल हुआ मतलब पैसे मिले, कितना मिले? 1500 रुपये। पैसा मिला तो क्या बोलेंगे आप? रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से। रोकड़ को आप कैश कहते हैं, वसूली को आप रियलाइजेशन कहते हैं। तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से। कुछ बच्चे हिंदी में लिख रहे होंगे प्रॉपर, तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाइए। और ये फिर इंग्लिश में तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख के समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 2 पे, जो कि है वसूली के 1000 रुपये चुकाए। वसूली के 1000 रुपये ये एक्सपेंसेस है जो बताया गया है, पेड डिस्काउंट एक्सपेंसेस 1000। तो पैसे चला गया, पैसे जाता है तो वसूली विकलन रोकड़ खाते से। जिसमें भी आप खर्च करोगे पैसे रोकड़ ही खर्च करोगे तो रोकड़ से होगा, समाकलन होगा। इसलिए वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने जो समझाया था, देखिए, वसूली हुआ, पैसा आया तो रोकड़ विकलन, वसूली व्यय हुआ, खर्चा किया गया तो पैसा चला गया तो रोकड़ खाता समाकलन। जो बताया था उसी के हिसाब से पंजी पुष्टि हो रही है। पैसा आया तो विकलन, पैसा गया तो समाकलन। और अथवा में क्या होता है? वसूली होता है। जब रोकड़ विकलन होगा तो अथवा में वसूली समाकलन होगा, अब जब रोकड़ समाकलन होगा तो अथवा में वसूली विकलन होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके सारी पंजी पुष्टि फटाफट कर डालो। अगला, देनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, से 48,000 रुपये वसूल हुए। ठीक है, देनदारों से मिले 48,000 रुपये, तो पैसा मिला तो रोकड़ खाता विकलन। तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, देनदारों से नहीं, वसूली खाता से। ठीक है, क्योंकि पैसा वसूल किया जा रहा है, वसूली खाता बना रहे हैं। अगला, 7,100 रुपये मूल्य का रहतिया जिसे वसूली खाता में स्थानांतरित किया जा चुका है को एक साझेदार बी ने 5,000 रुपये में ले लिया। ठीक है, रहतिया को
एक साझेदार बी ने ले लिया। तो जब कोई साझेदार किसी भी संपत्ति को लेता है तो उसका खाता विकलन होता है, मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। तो बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से, यहाँ स्कंद से रहत्य से नहीं बोलेंगे, वसूली खाते से बोलेंगे, ठीक है। तो जो किसी भी संपत्ति को लेगा उस व्यक्ति का नाम पूंजी खाता विकलन करना है। ए लेता तो ए का पूंजी खाता, बी लिया है तो बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, लेनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है को 30,000 रुपये का भुगतान किया। लेनदार को भुगतान किया तो पैसा चला गया, तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्योंकि पैसा गया। तो वही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से। कारण में बता दो कि लेनदार को दिया, यहाँ कारण में बता दो कि बी ने स्टॉक लिया, यहाँ कारण में बता दो कि देनदारों से मिला, यहाँ बताओ वसूली व्यय हुआ, यहाँ पर बताओ संपत्ति से वसूल हुई। तो कारण स्पष्ट लिख दो, वो समझ में आ जाएगा, पर प्रविष्टि आपको सेम तरह से करना है, रोकड़ वसूली वसूली रोकड़, ठीक। अगला, वसूली खाते का लाभ 12,000 रुपये बी तथा डी में 7:5 में बांटिए। तो सबसे पहले तो 12,000 का हम 7 और 5 वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। बट्टे में क्या आएगा, तो 7 5 12 होता है, तो बट्टे में 12 आएगा। 12 एकम 12, 5 एकम 5,000, 12 एकम 12, 7 एकम 7,000। इससे ये पता चला पहले को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा। तो चूंकि लाभ हुआ है, लाभ होता है तो उनके पूंजी खाता को समाकलन करना है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। हानि होगा तो उनके पूंजी खाता को विकलन करना है। अब इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो अभी आगे जब हम प्रविष्टि करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, लाभ होगा तो साझेदारों का पूंजी खाता समाकलन, हानि होगा तो इनका पूंजी खाता विकलन। तो चूंकि अभी लाभ हुआ है तो वसूली खाता विकलन होगा ए के पूंजी खाते से बी के, सॉरी इसमें ए नहीं है, बी और डी है, तो बी के पूंजी खाता से डी के पूंजी खाता से। कारण लिख देंगे लाभ का बंटवारा 7:5 के अनुपात में, ठीक है। क्लियर है, आगे समझ। तो इस तरह से हमने पहली पंजी प्रविष्टि कंप्लीट की। बिल्कुल उसी तरह से अब हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की पंजी प्रविष्टि, ठीक है। ऊपर हेडिंग में बताया कि समस्त वसूली से संपत्ति और दायित्व का भुगतान करके कितनी संपत्ति से मिला, कितने दायित्व हमने भुगतान किया, उसकी पंजी प्रविष्टि कीजिए। चलिए करते हैं। आरती ने 80,000 रुपये मूल्य के स्टॉक को 68,000 रुपये में ले लिया। अरे उबासी। तो स्टॉक को ले लिया गया है आरती के द्वारा, तो आरती का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। जैसे यहाँ पर बी ने लिया था तो बी का पूंजी खाता विकलन किए थे 5,000 से, वैसे इसमें भी करेंगे। तो आरती का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से, कारण में बता देना कि 80,000 के स्टॉक को 68 में ले लिया, ठीक है। ऐसा समझ में। आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपये की गैर अभिलिखित मोटरसाइकिल जो कि करीम द्वारा ली गई। अच्छा, करीम एक साझेदार है जिसने मोटरसाइकिल को ले लिया। कितने रुपए का था वो, 40,000 रुपये का था, ठीक है। जिसने जो भी लिया उसको विकलन करो। तो अब करीम का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। कारण बता दो कि ये अभिलिखित मोटर गाड़ी थी जिसको ले लिया करीम ने। अगला, फर्म ने कर्मचारी को 40,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। क्षतिपूर्ति का भुगतान करते हैं तो इससे पैसा जाता है, ठीक है। ये तो रोकड़ के रूप में जाएगा तो बैंक से पैसा कटेगा, दो चीज़ें हो सकते हैं। तो ऐसे में क्षतिपूर्ति विकलन नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, वसूली और रोकड़ बस यही आना चाहिए। तो वसूली खाता विकलन रोकड़ बैंक खाते से, है ना। तो आप हिंदी में लिखेंगे तो वसूली खाता विकलन रोकड़ ऑब्लिक करके बैंक लिखिएगा, ठीक है। ऐसे ऑब्लिक का मतलब है ये बट्टे, ठीक, ऐसा लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे टू कैश एंड बैंक दोनों लिखेंगे अकाउंट करके, और इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न दायित्व जो कि 36,000 रुपये के थे, 15% छूट देने के बाद उनका भुगतान किया, और ठीक है भाई। तो 36,000 का निकालते हैं 15%, ये भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने उड़ा दिया। 360 को गुणा करना है 15 से, 15 शून्य शून्य, 15 छक्के 90 की जीरो हासिल है, 9 15 तिया 45 और 9 9 9 9 53 नहीं 54, 5,400 रुपये निकलेगा। तो 36,000 में 5,400 को घटा दो तो 30,600 बचेगा। कितना बचेगा,
30,600। तो देखते हैं वो राशि लिखी गई है कि नहीं, लिखना तो चाहिए वैसे, लिखा है 30,600 रुपये। तो आप कहेंगे चूँकि दायित्वों का भुगतान किया, पैसा चला गया, तो पैसा समाकलन होगा, तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, यहाँ बैंक बैंक लिखा है, आप रोकड़ बैंक दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रोकड़ भी लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, अगला वसूली पर हानि हुई 42,000 रुपये को आरती और में 4:3:4 के अनुपात में बांटा। अब देखो मैंने बोला था लाभ होता तो पूंजी खाता समाकलन, हानि हुआ है तो देखो पूंजी खाता विकलन किया गया है। तो जो बताया था उसको ध्यान में रखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप फटाफट बना सकते हैं। तो जैसी हानि हुआ, आरती का पूंजी खाता विकलन, करीम का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, अब 42,000 को बांट देते हैं, 3 और 4 टोटल हो जाएगा 7, तो 3/7 और 4/7 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, 42,000 को 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 6 तिया 18, 3 जीरो को लिख दो, 6 चौक 24, 18 और 24 42,000 होते हैं। तो पहले को मिला 18, दूसरे को मिला 24, हानि का हिस्सा। तो आप कहेंगे आरती का पूंजी खाता विकलन 18, करीम का पूंजी खाता विकलन 24,000, टोटल वसूली खाता से 42,000 रुपये। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कई बच्चे बहुत प्रो लेवल के होंगे, आंसर तो दिख रहा है तो वीडियो को रोक करके पूरा आंसर लिख के भाग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आंसर देख के निकल जाओ। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रट करके या छाप करके निकलोगे तो फिर एग्ज़ाम में फंस जाओगे। डिट्टो यही प्रश्न थोड़ी आएगा एग्ज़ाम में, बदल करके दिया जाता है इस चैप्टर के प्रश्नों को। तो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे और सोचेंगे कि समझ में आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या क्या हो रहा है। ठीक, ठीक है, इसको कॉपी इसलिए किया हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आगे के जो हिस्से हैं वो इधर से हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, निम्नलिखित व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, जहाँ पर पहला पॉइंट में बोला है विभिन्न परिसंपत्ति और दायित्वों की वसूली का अभिलेखन। तो कई बच्चे इसी का राशि ढूंढते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे से पूरा पढ़ना है और लिखना है। तो पहला, फर्म के पास 1,60,000 रुपये का स्टॉक है, साझेदार अजीज द्वारा 50% स्टॉक को 20% छूट पर लिया। देखो कुल कितने हैं हमारे पास स्टॉक, 1,60,000 के, जिसका 50% मतलब 1/2, क्योंकि 50/100 लिखोगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 होगा, 1/2 आएगा। तो तुम 60,000, 1,60,000 का 2 से डिवाइडेशन करोगे तो 80,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 80 दूनी 8 दूनी 16, 1,60,000 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो 50% है वो 80,000 है, जिसको किसने लिया, अजीज़ ने, पर कितने परसेंट छूट पर लिया, 20% छूट पर लिया। तो इसका 20% निकालना हो तो 1 0 काट के इसका दुगना कर दो, तो दुगना किसका, ये जो डब्बे में किया उसका, 8,000 का दुगना 16,000। अब 80,000 में 16,000 को घटा दो, 80,000 में 16,000 को घटा दो, और फिर देखो जो बचा हुआ आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं, 80 में 10 गया 70, 70 में 6 गया 64, ठीक 64,000 समथिंग आएगा। तो देखिए उसकी पूंजी प्रविष्टि, अजीज का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। ठीक है, अब ये जो खाली खाली हिस्सा छोड़ा गया है इन सब को टाटा बाय करो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो पहले पॉइंट में जो बताया गया था ना, विभिन्न परिसंपत्ति और दायित्वों की वसूली का अभिलेखन, ये उसी को उठा करके खाली रूप से ऐसे लिख दिया है, वसूली खाता विकलन विविध संपत्ति से, विविध दायित्व खाता विकलन वसूली खाता से, बैंक खाता विकलन वसूली खाता से, वसूली खाता विकलन बैंक खाता से, ये बस ऐसे ही लिखा गया है, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, चाहे तो छाप सकते हैं। ठीक, आगे, शेष स्टॉक का विक्रय लागत मूल्य पर 30% लाभ पर हुआ है ना। तो शेष स्टॉक कितने का है,
1,60,000 में 80,000 का एक जन ने ले लिया, तो फिर अगला जो स्टॉक है वो 80,000 का ही है। 80 160 होता है। जैसे स्टॉक का विक्रय पर 30% का लाभ हुआ, तो 80,000 को बेचे हैं 30% लाभ पर, तो पहले इसका 30% निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये वाले जीरो से इस जीरो को काट दिया, 8,000 बचा जिसको 3 से गुणा करना है, तो 8 दिया 24,000 हुआ। इसको इसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि लाभ पर बेचा है, हानि पर बेचता तो घटाते, लाभ पर बेचा है तो ज़्यादा में बिका होगा 80,000 का सामान, तो इसको जोड़ोगे तब पता चलेगा। तो ये जुड़ कर क्या होगा? 1,04,000। कितना होगा ये? 1,04,000। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1,04,000 रुपये हुआ। तो वहाँ पर प्रविष्टि उसी की होगी इस तरह से। पैसा मिला बेचने से, तो रोकड़ बैंक खाता विकलन, है ना, किससे? वसूली खाते से। अभी लाइव एचडीएम सर का वीडियो आ चुका है, तो जा कर के देख सकते हैं। हाँ, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। द भूमि और भवन का पुस्त मूल्य 1,60,000 रुपये का विक्रय 3 लाख रुपए में एक दलाल के द्वारा किया गया। 1,60,000 के सामान को 3 लाख रुपए में बेचा है दलाल ने, तो 2% उस दलाल को कमीशन देना है। ठीक है, ठीक है, कमीशन देंगे। तो चूंकि बेचने से पैसा मिला, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से, फिर आपको दलाल का कमीशन देना है, तो दलाल का कमीशन आप निकालेंगे इस तरह से, 3 लाख का 2%। 3,000 दूनी 6,000 रुपये। अब जो टोटल 3 लाख रुपए में जो बिका उसमें से 6,000 घटा दो, तो 3 लाख में 6,000 घटेगा, 2,94,000 आएगा। उसी पैसे को आपको लिखना है बैंक खाता विकलन 2,94,000, वसूली खाता से 2,94,000। यहाँ पर आप 6,000 रुपये के दलाली को भी शो कर सकते हो, क्योंकि टोटल तो आपको 3 लाख रुपये मिला। ठीक है, तो आप कहेंगे बैंक खाता विकलन, फिर आप कहेंगे दलाली विकलन। ठीक है, दलाली या कमीशन खाता विकलन किससे? वसूली खाते से। अगला, विनियोग जिसका मूल्य 40,000 रुपये था। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं। संयंत्र एवं मशीनरी जो कि 60,000 रुपये पुस्त मूल्य है, एक लेनदार को पुस्त मूल्य से 10% कम करके स्वीकृति का मूल्यांकन दिया गया। तो देखिए, लेनदार को हमें पैसा देना होता है, लेकिन लेनदार पैसा ना ले, कोई संपत्ति ले ले, तो समझ लो उस हमारा दायित्व भी खत्म हो गया और हमारे पैसे भी नहीं गए। तो यहाँ पर उसकी एंट्री होती है जो पैसा आया, जो पैसा गया। ना पैसा आया ना पैसा गया, तो यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं करना है। तो लेनदार को देना है पैसा, लेकिन उसने माल ले लिया है, तो फिर उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा वैसा गया नहीं है, तो क्या विकलन क्या समाकलन करेंगे। इसलिए चूंकि लेनदार का नाम तो हमें जिक्र करना नहीं होता, इसलिए उस प्रविष्टि को यहाँ छोड़ देंगे, तो 5वें का नो एंट्री होगा। और अब है विनियोग जिसका मूल्य 4,000 रुपये है, उसको 50% की वसूली की गई। तो 4,000 का 50% 2,000 होगा, तो 2,000 रुपये की वसूली हुआ, तो बैंक खाता या रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। इस तरह से बन गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। तो कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा गया है 1 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण बैंक रोकड़ बैंक के अतिरिक्त वसूली खाते में किया गया। परिसंपत्तियों को 50% साझेदार अतुल द्वारा 20% छूट पर लिया गया। शेष परिसंपत्ति में से 40% को लागत पर 30% लाभ पर विक्रय किया गया। शेष का 5% बेकार हो गया, कुछ वसूली नहीं हुई और बाकी परिसंपत्ति एक लेनदार को उसके दावे के पूर्ण भुगतान में दे दिए गए। परिसंपत्ति से वसूली की रोज नामचक प्रविष्टि या अभिलेखन करें। ठीक है, परिसंपत्ति है जो कि 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसको बैंक और रोकड़ के अतिरिक्त वसूली खाते में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो वसूली खाते में डाल दिया गया, तो आप बोलेंगे
परिसंपत्ति से। परिसंपत्ति को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं वारियस असेस्ट। ठीक है, उसी कारण को जो पूरा बताया उसी को यहाँ पर छाप देना है। उसके बाद 1,00,000 का 50%, 1,00,000 का जो परिसंपत्ति उसका 50% अतुल ने 20% छूट पर लिया, तो 1,00,000 का 50% कितना होगा? 50,000 होगा। 50,000 का अगर आप 20% छूट निकालेंगे तो वो 10,000 रुपये छूट निकलेगा। इसका मतलब उसने कितने में लिया? 40,000 रुपये में लिया। तो आप लिखेंगे अतुल का पूंजी खाता विकलन 40,000 रुपये से और वसूली खाता से 40,000 रुपये। तो अतुल का पूंजी खाता विकलन 40,000, वसूली खाता से 40,000 रुपये। बता देना जितने भी परिसंपत्ति है उसका 50% को इसने लिया 20% छूट पर। ठीक है, अब है अगला, शेष जो स्टॉक बचा उसका 40% को 30% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो देखो 50% इसके द्वारा लेने के बाद अब 85,000 का माल बचा, सॉरी संपत्ति बचा, इसका 40% को बेचा गया है, तो 40% पहले ऐसे निकाल लेंगे। और 5 चौक 20, अब इसको कितने में बेचा गया है? 30% लाभ पर बेचा गया है, तो अब इसका 30% निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि जितने को जितने में बेचा जाता है लाभ पर तो दोनों प्लस करके ही बताते हैं। तो 20 और 6 26,000 रुपये आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे इतना पैसा मिला, तो बैंक खाता विकलन वसूली खाते से। ठीक है, शेष स्टॉक जो खराब हो गया, अब वो ख़राब हो गया तो उसको अब क्या करें? ठीक है, तो ख़राब हो गया तो बेकार ही हो गया, वो नुकसान है समझ लो। अब नुकसानों का प्रविष्टि करना चाहते हो तो साझेदारों का पूंजी खाता विकलन करना पड़ेगा उससे, लेकिन क्या अब इसको विकलन करोगे? हानि का कौन से लोग बंटवारा करेंगे? ठीक है, हाँ, कोई पैसे के रूप में बताया जाता है इतना रुपये का लाभ हानि हुआ है तो पूंजी खाता विकलन कर दे, पर ऐसे में नहीं करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 4 यहीं तक है, यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देते हैं। लेनदारों का भी प्रविष्टि क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसे नहीं दिया है, उसको भी बचा हुआ संपत्ति दे दिया गया है। तो जैसे पहले नहीं किए थे वैसे यहाँ पर भी नहीं करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो बताया चैप्टर 6 का, वहाँ पर कौन सा प्रश्न डाउटफुल रहा, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर पूरा समझ में आ गया, सब कुछ एकदम ठीक था, सही था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पंजी प्रविष्टि आप कर सकते हैं, तो इधर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेकर के 14 15 जितने भी क्वेश्चन मिले उन सबको आप बनाइए, घर बैठ के तुरंत सॉल्व कीजिए। और बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जहाँ पर वसूली खाता तैयार करना है, बैंक खाता तैयार करना है, रोकड़ खाता तैयार करना है, पूंजी खाता तैयार करना है, चिट्ठा तैयार करना है, वो सबके बड़े बड़े क्वेश्चनों का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। जो कि आपने अब तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा कर के देखो, तैयारी करो, क्योंकि ये चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। बाकी को इग्नोर कर सकते हो पर इसको मत करना, क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, 8 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न आने वाले हैं। और 3 सेट बनता है एग्ज़ाम में, ABC। तो मान लेते हैं A सेट में 3 नंबर का क्वेश्चन किसी को 2 चैप्टर से मिला, तो B वाले को भी वही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। आप अगर इसके नीचे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो आपको B सेट मिलेगा। और B सेट में मान लेते हैं 4 चैप्टर का आ गया, C वाले को, तीसरे नंबर के व्यक्ति को 6 चैप्टर का मिल गया जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अलग अलग मिलता है, किसी को 2 चैप्टर, किसी को 3 चैप्टर, किसी को फर्स्ट चैप्टर, किसी को लास्ट चैप्टर। तो जिनमें से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है आपका चैप्टर 6, चैप्टर 4, और इनसे भी जो इम्पोर्टेंट होता है 1 और 5 होता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन के लिए ये पूरे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जो कि आपका 6 नंबर का चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे बड़े नंबर का क्वेश्चन आना है वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से मेरे सारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़े, व्यूवर्स आएँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।